अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के तमाम स्टूडेंट्स। मैंने अपने स्टूडेंट्स के 5 टेस्ट लिए जिसमें से 5 फाइनल था, जबकि 4 टेस्ट पेपर इस तरह से थे कि आपके टोटल 5 चैप्टर इस साल एग्ज़ाम में, तो एक एक चैप्टर करके साथ में ट्रिग्नोमेट्री को शामिल करते हुए और थोड़ा सा ज्योमेट्री को शामिल करते हुए मैंने पेपर लिए। तो ये फर्स्ट पेपर है जिसमें आपका एलिमिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री और थोड़ी बहुत ज्योमेट्री है। तो चलिए, इसका पहला एमसीक्यूज़ है जो कि लिखा हुआ है, द मेथड ऑफ ऑब्टेन अ रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पार्टिकुलर वेरिएबल इज़ कॉल्ड डैश। तो याद रखें कि बुक के अंदर कई ऐसे पॉइंट्स लिखे होते हैं जिसे हमें याद कर लेना चाहिए। तो इसका आंसर एलिमिनेशन इसका होगा। और सेकंड एमसीक्यूज़ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ बोर्ड से बेहतर करके, यानी कि थोड़ा स्टैंडर्ड हाई करते हुए आपके सामने लेके आएँ, ताकि इंसान थोड़ा सा बोर्ड से ज़्यादा बेहतर तैयारी करे। तो यहाँ पे सिंपल आपने करना क्या है कि रूट को स्क्वायर से कैंसिल करेंगे, और हम आपको करके दिखाते हैं इसको। और क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंजिंग आ जाए तो आप में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप उसे हैंडल कर सकें। अभी जैसे स्क्वायर को रूट से काट देंगे, और काटने के बाद हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -2 जैसे कि लिखा हुआ आ गया। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -1 आ जाएगा। और अपने ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे मौजूद है माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1। चले, अब हम करते हैं नंबर 3 पॉइंट। तो यहाँ लिखा है हमारे पास 1 + 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। तो याद रखें कि 10 का इन्वर्स जो होता है वो 1 अपॉन कॉट, यानी कि 10 थीटा इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और यही जानते हुए हमें 1 अपॉन 10 स्क्वायर 1 अपॉन कॉट स्क्वायर की जगह 10 स्क्वायर थीटा रखना होगा। और आंसर इसका, जैसे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, और इसका आंसर उस हिसाब से सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री से 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमें अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए ये देखना है कि यहाँ दोनों में 2 को कॉमन लेना होगा, और कॉमन लेने के बाद हमारे पास वही आइडेंटिटी आ जाएगी जैसे कि हमने ऊपर किया है। 3 आइडेंटिटीज़ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है, और इस लिहाज से 2 1 ज़ा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में भी मौजूद है। अब नंबर 5 पे आते हैं। तो नंबर 5 में साइन स्क्वायर थीटा -1 दिया हुआ है। तो तमाम बच्चों नोट कर लो कि इस एमसीक्यूज़ में से 100 में से 50% लाजमी मिस्टेक करेंगे। अक्सर बच्चे इसका आंसर कॉस स्क्वायर थीटा लिखाते हैं, लेकिन हमें इसके लिए बेहतर है कि आइडेंटिटीज़ लिखते हुए, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो हमें जो ऊपर लेफ़्ट पे शक्ल दी है वो शक्ल बनानी है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है तो 1 राइट से लेफ़्ट पे आके नेगेटिव हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा लेफ़्ट से राइट जाके नेगेटिव होगा, और ये गलती आपने नहीं करनी। और अब नंबर 6 पे आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल आपको रिलैक्स दिया है बच्चों जैसा एमसीक्यूज़ का पॉइंट है, लेकिन बाज़ बड़े भी आंसर नहीं दे पाते। यहाँ लिखा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू डैश। तो ये तो हम ऊपर कर चुके हैं क्योंकि ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसके बाद नंबर 7 पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो 7 पॉइंट में हम ज्योमेट्री से रिलेटेड बात है। लिखा है अ सर्किल विच पासिस थ्रू ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द डैश ऑफ सर्किल। अच्छा, याद रखें कि हमारे पास ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और 2 इस तरह के पॉइंट है, एक इन सर्किल के लिहाज से और एक आपका सरकम सर्किल के लिहाज से। सरकम सर्किल तो आपके सामने आ चुका है, इन सर्किल आगे के पेपर में मैंने दिया हुआ लाजमी। लेकिन सरकम सर्किल वो होता है जो ट्राइंगल के वर्टिसेस से गुजरता है, या दूसरे अल्फाज में एंगल से गुजरता है। तो ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में भी फिगर है, और याद रखें कि हमारे पास इसका आंसर सरकम सर्किल होगा।
अब उसके बाद नंबर 8 पे आ जाते हैं। तो 8 भी एलिमिनेशन के ऊपर दिया हुआ है और इसका एमसीक्यूज पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि इफ़ एक्स इज़ एलिमिनेट फ्रॉम द इक्वेशंस एंड अब दो इक्वेशन दी हैं और दोनों इक्वेशन में हमें एक्स की इक्वेशन बनानी है। एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 है तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी हो जाएगा और इसे नंबर 1 कहते हुए, और इसी तरह सेकंड इक्वेशन जो है वो एक्स इक्वल्स टू माइनस सी हो जाएगा। और हमें शॉर्टकट तरीके से करना है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ के लिहाज दोनों एक्स एक जैसे हैं तो एक दूसरे बी और इक्वल्स टू सी आ जाएगा और दोनों माइनस कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन सबसे पहले वाला दिया है, उसके मुताबिक ये आंसर हो जाएगा। नंबर 9 में आ जाते हैं। हाफ ऑफ द डायमीटर इज़ कॉल्ड डैश। अब ये तो बच्चा बच्चा जानता है और जाने ना जाने कोई बड़ा भी नहीं जानता। तो कॉर्ड असल में जो डायमीटर होता है ना, ये सर्कल के सेंटर से पास होता है और रेडियस का 2 टाइम होता है, और अगर रेडियस के बारे में कहा जाए तो वो डायमीटर का हाफ होता है। इस तरीके से इसका आंसर जो है वो रेडियस हो जाएगा और हमारे ऑप्शन में भी मौजूद है। इनकी बारी है तो बच्चों को ये रिलैक्स होने के लिए दिया है कि कॉट थीटा इक्वल्स टू डैश। ये तो भाई सभी जानते होंगे, आप भी जानते होंगे। तो इसका फार्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मौजूद है, नहीं होता तो नॉ ही नॉल हो जाता। नंबर 11 है इस पेपर नंबर 1 के लिहाज से। यहाँ पे एक्स को एलिमिनेट करना है और दो इक्वेशंस दी गई हैं, लेकिन चूँकि सेकंड एमसीक्यूज इस टाइप की आ रही है तो थोड़ी सी चेंज करके दे रहे हैं। और चेंजिंग ये है कि एक में तो एक्स के ऊपर 1 पावर है और दूसरी इक्वेशन में एक्स के ऊपर स्क्वायर है। तो पेपर एक अच्छा हो तो लाजमी थोड़ी सी चेंजिंग तो होती है। तो हम एक्स की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में एक्स की जगह रख देंगे और स्क्वायरिंग करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर 4 से कैंसिल हो गया और इस तरीके से a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब इसके बाद एक याद रखें, बहुत से थ्योरम होते हैं और थ्योरम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज दे दी जाती हैं। जैसे ये भी है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज डैश टू द कॉर्ड। तो इसका आंसर परपेंडिकुलर होता है। तो इसके लिए आपको मैं ये एडवाइस दूंगा, आप लास्ट पेपर के गैप के एंड के टाइम पे आप मैक्सिमम आप थ्योरम्स की वर्डिंग को ऐसा पढ़ें कि अगर एमसीक्यूज आ जाए और वो थ्योरम पढ़ें जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि उसमें से ये इस तरह के एमसीक्यूज के पॉइंट बन जाते हैं। अब इसके बाद नंबर 13 है और यहाँ पे बहुत अच्छी मैंने अपने जहन से आपको ये एक एमसीक्यूज दी है और इसका मकसद ये है कि हमें बोर्ड को नहीं देखना, हमने अपने स्टैंडर्ड को देखना है कि हमें हर चीज़ आनी चाहिए। यहाँ दो इक्वेशंस दी गई हैं जिसके अंदर टोटल 4 वेरिएबल्स है x, y, t, a, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि किस वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो थोड़ी सी चेंज करके दी है क्योंकि इस चैप्टर से एमसीक्यूज तो बहुत कम बन सकती हैं और याद रखें जो वेरिएबल दोनों में होगा वही एलिमिनेट होगा। ये है। अब लास्ट से पहले एक 14 एमसीक्यूज है। 1 अपॉन साइन थीटा, ये भी बच्चों को रिलैक्स किया, ये कॉसेक थीटा का फॉर्मूला है। और सबसे लास्ट भी रिलैक्स किया है। रिलैक्स का मतलब है कि कुछ कॉमन पॉइंट जो कि आसान हो ताकि बच्चों को आसानी से कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर 15 के अंदर साइन स्क्वायर थीटा और दूसरी बात ये है कि 14 के अंदर मैंने ये शरारत की कि मैंने इसका ऑप्शन ही नहीं रखा, तो लिहाजा नॉ इन ऑल होगा। तो लिहाजा समझ जाएं कि आसान है, लेकिन इसमें भी आपको कोई टेक्निकल एक प्रॉब्लम में डाला है। नंबर 15 है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू डैश। तो पता है ये बच्चा बच्चा जानता है और जाने ना जाने कोई बड़ा ही नहीं जानता। ठीक है, तो ये इसका आंसर 1 होगा और ये पेपर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हम पेपर नंबर 2 को लेके आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। और चूँकि एक वीडियो इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि 2 आपको पेपर सॉल्व करवा दिए जाएं ताकि वीडियो ज़्यादा ना बने और आपका चूँकि पेपर भी होने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यूज दी है, अगर हम इसे पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है कि सेक थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डैश। तो
फार्मूलाज बहुत ज़्यादा आपके पेपर में आते हैं और याद होने चाहिए। और सेक थीटा का जो इन्वर्स है वो कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा का इन्वर्स यानी कि सेक थीटा होता है, यानी एक तरह से उसका उलट होता है। तो इस लिहाज से इसका आंसर कॉस थीटा आ जाएगा। नंबर 2 पढ़ते हैं। ये भी बहुत आसान और एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा दी जा रही है। टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल्स टू डैश। अच्छा, जिन बच्चों को ये पता है कि टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, तो वो बच्चा तो बड़े आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकता है, और वो इस तरह के टेन और कॉट दोनों कट जाएंगे। और दूसरी शक्ल में ये है कि आप इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरीके से कॉस से कॉस, साइन से साइन कटने के बाद आंसर वही आपके पास 1 आएगा। और हमारे ऑप्शन में मौजूद ना हो तो इस सूरत में इसका आंसर नो इन ऑल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो याद रखिए कि नो इन ऑल को टिक करना है आपने। और नंबर 3 है, और इसमें एक बात याद रखें कि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया है और उसके बोला है कि उसका सोल्यूशन सेट क्या होगा। नॉर्मली तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले याद होते हैं और उसमें 2 आंसर होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात नोट करें कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक थोड़ी सी तब्दीली की है, और वो तब्दीली ये है कि माइनस बी जो दिया है एक्चुअली वहाँ पे प्लस बी होता है, तो फिर ही आपके पास जो है ये आंसर जो एक ओरिजिनल फार्मूला है वो आता है। लेकिन यहाँ पे भी माइनस होने की वजह से अगर हम फार्मूले के अंदर इसे रख के इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको इसकी वजह भी पता लग जाएगी कि जो फार्मूला माइनस बी लिखा जाता है वो आपके पास प्लस बी हो जाएगा, बाकी किसी और जगह कोई तब्दीली नहीं हो रही। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो कि आपकी बुक में भी इस टाइप के दिए हुए हैं, और अक्सर बच्चे इन्हें नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो अब नंबर 4 पॉइंट पे आते हैं। तो ये पूछा गया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो ड्राइव, तो ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझनी होती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये फार्मूला ड्राइव हुआ है, जो कि बुक में एक्सरसाइज भी है। बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीक़ों में से एक मेथड ये भी है आपका। ठीक है, नंबर 5 है। 5 एब्सोल्यूट के अंदर -5 दिया हुआ है और कहा गया है कि इसकी जो वैल्यूज़ है वो क्या आएगी। याद रखें कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी अगर नेगेटिव नंबर भी हो तो वो आपका माइनस से मल्टीप्लाई होकर उसे प्लस कर दिया जाता है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। अब नंबर 6 है, और नंबर 6 को याद रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको एक ख़ास बात बतानी है, जो कि अक्सर मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है। इसका आंसर बच्चे 18 ही लिखते हैं। याद रखें कि रूट पे सिर्फ रूट है, और राइट पे अगर नेगेटिव वैल्यू दी है तो भाई इसे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका आंसर आपका नल सेट आएगा। और अगर आप इसे सॉल्व कर भी रहे तो इसकी वेरिफिकेशन लाजमी कीजिएगा। कई बच्चों को ये नहीं पता, वो कहते हैं अगर बोला हो तो वेरिफिकेशन क्वेश्चन में की जाती है। भाई ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या, पूरी दुनिया के अंदर जो मैथ है, जब भी रूट पे आंसर आता है, कोई बोले ना बोले, ये आपको करना पड़ेगा। तो नल सेट इसका आंसर है। अब नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो नंबर 7 पे आपको 2 ब्रैकेट दिए हैं और आपको कहा गया है कि इसका एक्स की वैल्यू बताएं। तो हमें पता है कि दोनों ब्रैकेट्स को नेगेटिव में रखते हुए एक आंसर आपका +2 आ गया और दूसरा आंसर -3 आया। और सॉल्यूशन सेट में जिसको चाहे पहले लिखें, जिसको चाहे बाद में लिखें। अब इसके बाद नंबर 8 है, और नंबर 8 को याद रखें कि ये आपके बुक में भी दी गई है और इसके थोड़े बहुत चांसेस भी हैं कि ये आ सकता है। इसी वजह से मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी दिया है ताकि वो ऐसा ना हो कि ये गलत कराएं। याद रखें, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन का हमने बहुत सुना है, लेकिन अगर नहीं सुना तो इसका नहीं सुना। अगर इक्वेशन में रूट लगा हो तो वो इर्रेशनल आपकी इक्वेशंस कहलाती हैं। और इसके बाद नंबर 9 पे आते हैं। तो जो बात हम डिस्कस कर रहे थे, अब सिलसिला वही है
कि अगर एक इक्वेशन दी है और उसमें x की पावर जैसे कि 2x प्लस 3 = 5, x की पावर 1 है, और अगर x की पावर 1 इक्वेशन में हो तो लीनियर इक्वेशंस कहलाती है, और इसका आंसर भी एक ही आता है, और आंसर्स को रूट्स कहा गया है तो वो 1 रूट होता है। नंबर 10 में कहा है कि द सोल्यूशन सेट इज़ डैश। अब हमने इक्वेशन नहीं लिखी थी लेकिन साइड पे हमने लिख के बताई है कि x² - 5x है। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि x² - 5x में से हमने x कॉमन लिया, और लेने के बाद हमें क्या है कि x - 5 ब्रैकेट में मिला। दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखते हुए एक तो आंसर x का 0 है और एक आपका 5 है। याद रखें कि x = 0 भी आंसर है, कहीं ये ना समझिएगा 0 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं। क्या फुटबॉल का मैच होता है अगर 0 गोल हो तो वो क्या मैच नहीं हुआ? वो मैच हुआ है। तो 0 भी हमारा एक आंसर होता है जिसे आपने मिस नहीं करना। बहुत सारे बच्चे सिर्फ 5 लिख के आ जाते हैं। नंबर 11 है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म असल में डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाजमी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो करो, अगर है तो इसका आंसर होगा ax² + bx + c = 0। 12 के ऊपर आ गए। 12 के अंदर जो इससे पहले पेपर था वो मैंने रिपीट किया, क्योंकि स्टूडेंट ने इसको नहीं कर पाए तो उनको ये मैसेज दिया कि भाई थ्योरम्स की स्टार्टिंग को याद करें, और ये पहले भी MCQs थी जो कि थ्योरम की स्टार्टिंग है जिसका आंसर परपेंडिकुलर था। पेपर नंबर 1 में भी हमने डिस्कस किया। अब 13 पे आते हैं। तो 13 में एब्सोल्यूट वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो याद रखो कि यहाँ पे लेफ़्ट पे +4 जो है आपको दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड पे अमूमन कोई नंबर होता है लेकिन सिफर है, लेकिन +4 को हमें राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, और जैसे ही ये लेफ़्ट से राइट जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, और माइनस में आने के बाद वही बात है कि अगर लेफ़्ट पे एब्सोल्यूट वैल्यू हो, राइट पे नेगेटिव वैल्यू हो, तो फिर इसका आंसर नल सेट होता है। इसे सॉल्व करने का कतई कोई तरीका नहीं है। जैसे एक इंसान मर जाए तो उसको इलाज क्या करवाएं उसका। नंबर 14 है, लिखा है द ऑर्डर पेयर 5, -3 इन या ऑन। असल में या तो ये x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा, या इन ऑर्डर होगा, तो ये कंफ्यूज करने के लिए इन या ऑब्लिक ऑन लिख के देते हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं और अपनी मुख्तलिफ MCQs में आप लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं और कर के थक चुके हैं, और यहाँ पे याद रखें कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो ये आपका ऑर्डर पेयर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और तरतीब इसकी फ़िक्स होती है। ये नहीं कि पाकिस्तान में ये है, इंडिया में कुछ है, सब जगह एक ही तरतीब है। फोर्थ क्वाड्रेंट इसका आंसर है। अब नंबर 5 भी इसी तरह से दिया गया है, लेकिन आपको ऑर्डर पेयर B, 0 दे दिया गया है जो अक्सर पेपर में आता है। और याद रखें कि अगर हमारा y 0 है तो ये ऑर्डर पेयर ऑन द x एक्सिस पे होता है जैसे कि अभी है, और अगर हमारा x 0 हो और y कोई ना कोई हो तो इस सूरत में ऑन द y एक्सिस होता है, और दोनों अगर 0 हो तो फिर आप बताएं क्या होता है, ओरिजिन पे होता है। तो भाई ये हमने सारे पॉइंट आपसे डिस्कस कर लिए। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कोई अच्छे कमेंट्स कर दिया करें, और आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।